जय हिंद दोस्तों। पीसीएस आरओ एआरओ के एग्जाम आने वाले हैं। उनमें क्वालिटी पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्वालिटी के पीवाईक्यूज के लिए आज हमारी इस सीरीज में अगला लेक्चर है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और न्यायिक महालेखा परीक्षक। इसके साथ साथ हम लोकसभा और राज्यसभा के भी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अगर आप नए हैं तो थोड़ा विजिट करिए चैनल पर, आपकी मतलब की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। बिना समय गवाए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार को कानूनी विषयों में कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार जो है उसे कानूनी विषय में क्या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श देंगे? नहीं। तो न्यायाधीश, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष अपना विधि का काम देखेंगे कि परामर्श देंगे। इसमें अटॉर्नी जनरल होते हैं कि ये परामर्श देते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं भी आंसर नहीं है। 76(2) के अनुसार महान्यायवादी को ही अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री लिख दिया जाएगा, ये संसद या कैबिनेट मंत्री लिख दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये होते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें हटा सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, कैग नहीं, बल्कि इसका आंसर डी है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? संसद द्वारा? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा? यस। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा? नहीं। मुख्य न्यायाधीश? नहीं। लोकसभा अध्यक्ष? नहीं। तो राष्ट्रपति के द्वारा और प्रसाद पर्यंत भी। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है? तो भारत का जो महान्यायवादी है उसे प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? नियंत्रक नहीं, सचिव नहीं, न्यायाधीश नहीं, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो है वह प्रथम विधि अधिकारी। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो ये कौन होने चाहिए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या तो महान्यायवादी इन्हें कहेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी, आर्टिकल 6163 के अकॉर्डिंग। वर्तमान में कौन है भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसके? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, या प्रधानमंत्री के, या भारत सरकार के? ये भारत सरकार के विधि सलाहकार होते हैं, एक पर्सन के नहीं होते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? भारत सरकार की तरफ जितने भी केस है वही ये ही हैंडल करते हैं, भारत के महान्यायवादी हैंडल करते हैं। सरकार के खिलाफ ये केस नहीं लड़ सकते, यह भी ध्यान रखिएगा। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, आईएएस ने 2000 में पूछा था, आरओ एआरओ मेंस ने 2014 में पूछ लिया। यानी क्वेश्चन जो आईएएस वाले हैं वह भी रिपीट होते हैं, कॉपी पेस्ट सीधे सीधे होते हैं, इंपॉर्टेंट है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यस। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, यस। उसे संसद के किसी भी का सदस्य होना चाहिए, सदस्य थोड़ी होना चाहिए। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग नहीं, राष्ट्रपति के साथ पर्यंत है। राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। इसका 1 और 2 सही होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है, तो राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार यानी हटाने का अधिकार है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में, संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, वहाँ बोल सकता है। क्या कर सकता है? बोल सकता है, अपनी बातें रख सकता है, वहाँ भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। ये ध्यान रखिएगा, मत वही दे सकता है जो संसद का, लोकसभा का अगर सदस्य तो लोकसभा में मत देगा, राज्यसभा का सदस्य तो राज्यसभा में मत देगा। मान लो राज्यसभा के सदस्य होने के नाते व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना है, जैसे मनमोहन सिंह जी बने थे, तो मनमोहन सिंह जी राज्यसभा में ही अपना वोट देते थे, मत देते थे, और लोकसभा में अपना मत नहीं देते थे। मत आदमी वही देगा जहाँ का वह सदस्य है। अगर नहीं सदस्य
तो वह मत नहीं देगा। 12 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यस ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, यस बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, तो यही तो नहीं कर सकता, यही तो हम बता रहे थे, मतदान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह सदस्य नहीं है। बहुत सी चीजें चल रही हैं, आप जाकर के विजिट करें चैनल पर, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ कुछ वगैरह चलते रहते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत का मुख्य चुनाव आयोग? नहीं। मुख्य न्यायाधीश? नहीं। सुरक्षा सलाहकार भी नहीं वहां रह सकते हैं। भारत का महान्यायवादी है, संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, वहां भाग ले सकता है, बोल सकता है, मत नहीं दे सकता क्योंकि वहां का सदस्य वहां नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने? वही मुख्य चुनाव आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष, महालेखा परीक्षक, भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन होगा घूम फिर के, कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी संसद में भाग ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल साहब है, बी आंसर सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है? फिर वही महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो आपने देखा उपराष्ट्रपति भी राज्यसभा में बैठते हैं, कार्यवाही में भाग लेते हैं। अगर वहाँ सभापति हैं तो कार्रवाई हो रही है, वहाँ भाग ले ही रहे हैं। और महान्यायवादी, लेकिन ये क्वेश्चन महान्यायवादी की वजह से बना था, उपराष्ट्रपति जी की वजह से नहीं बना था। लेकिन ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति भी तो वहाँ भाग लेते हैं। 19, महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, यस। मंत्रिमंडल का सदस्य थोड़ी हो। संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, यस बोलने का अधिकार है। उसे संसद में मत देने का अधिकार है, मत थोड़ी देता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं थोड़ी होगा, क्योंकि आंसर तो हमें मिल गया सी। तो यहाँ तो दो दो आंसर सही हो रहे हैं, समझ रहे हैं किस लिए? सी तो आंसर मिल ही गया, तो डी कैसे हो सकता है? तो दो गलत है। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल कानूनी सलाहकार होता है, अभी ऊपर से पढ़ के आए हैं, कानूनी सलाह देने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, रिपीट है क्वेश्चन, चक्कर में मत रहिएगा। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो महान्यायवादी अभी देख कर आए। ठीक है, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, हमने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? राज्य सरकार का पूछा गया, तो महाधिवक्ता राज्य सरकार का होता है। वैसे ही जैसे केंद्र सरकार में महान्यायवादी है, वैसे ही राज्य सरकार में महाधिवक्ता है। आई रिपीट, जैसे केंद्र सरकार में हम अभी महान्यायवादी को पढ़कर आ रहे थे, वैसे ही राज्य सरकार में महाधिवक्ता होता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ भी लें, उसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। 165(2) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल जो है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वहाँ राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, यहाँ राज्यपाल नियुक्त करेंगे। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, यहाँ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत व्यक्ति था, तो यहाँ राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत होगा। वहाँ प्रदेश का सॉरी राष्ट्र का प्रथम विधि अधिकारी था, यहाँ राज्य का प्रथम विधि सलाहकार या अधिकारी होगा। तो वहाँ जैसे है वैसे ही यहाँ चीजें आपको दिख जाएंगी। वहाँ महान्यायवादी, यहाँ महाअधिवक्ता। राज्य सरकार को कौन देगा परामर्श? तो महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष? नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मैंने 10 मिनट की सीरीज चालू कराई, उसमें राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उसमें मैंने ये नियुक्तियां भी बताई हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। यूपीपीसीएस आरओ इन 10 मिनट्स सीरीज चल रही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी वाला आंसर सही होगा। 148 के अंतर्गत कैग को रखा गया है। कैग मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बहुत इंपॉर्टेंट पद है। 28, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में इसको
प्रस्तुत किया जाता है? सबसे पहले ये किसको प्रस्तुत करते हैं? लोक लेखा समिति को, लोकसभा को, या राष्ट्रपति को, या कानून मंत्री को? तो लोकसभा अध्यक्ष को नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रपति को ये अपना जो भी रिपोर्ट है वह देते हैं, प्रतिवेदन देते हैं। ठीक है। 31, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आ ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे मैं सर्किल मार देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। शेयर का भी ऑप्शन होता है, आप लोग अगर चाहें, अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, मनोबल बढ़ता है और मेहनत करने का मन करता है। ए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यस। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्त के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। यस। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर देता है। तो यही गलत है, राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें हटाने का कारण लिखा हुआ है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाएगा। 148(4) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात महानियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्ति। ठीक है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया आपको पता होगी। जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाओगे, वैसे ही आप कैग को भी हटाओगे। ठीक है। ये प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं राष्ट्रपति के। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? लोकसभा अध्यक्ष नहीं, महान्यायवादी नहीं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है। इसीलिए वेतन भी बराबर है और बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसलिए प्रसाद पर्यंत होते तो दिक्कत होती। 33, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो, राजस्थान ने 2021 में पूछा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, अपितु औचित्य भी है। कथन बी है, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो बी वाला सही है, व्याख्या भी कर रहा है और दोनों सही भी हैं। 34 पे चलते हैं। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? कौन सा पालन नहीं किया जाता? अब देखो, आईएएस ने 2001 में पूछा, पीसीएस ने 2004 में उठा लिया। क्या फॉलो नहीं किया जाता है? तो ऐसे ही देख लेते हैं, डी वाला आंसर सही होगा। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना या सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, या पालन नहीं किया जाता। बाकी संचित निधि से लेखा जोखा, आकस्मिकता निधि और व्यापार निर्माण लाभ, इन सब का परीक्षण करा जाएगा। पॉज करके पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दिए गए हैं चीजें। 35 नंबर, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार है। तो एक और दो दोनों सत्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पद है कैग का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। यहाँ देखो, आईएएस ने 2012 में क्वेश्चन पूछा, लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का क्या महत्व है? कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित करता है तब। कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वाले पर अभियोग लगा सकती हैं। तो 2 और 3 तो सही है, अभियोग लगाना इनके हाथ में नहीं होता है। ये सही पूछा है, 2 और 3 सही है। ये भी गलत है नियंत्रण वाला, और यहाँ पे अभियोग लगा सकती है, ये भी गलत है। ठीक है। 37, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित
कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है टीका टिप्पणी करने की, आप जानते हैं, वहां आती है रिपोर्ट, फिर वह डिस्कस की जाती है। 38 निम्नलिखित में से कौन संसद की लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो संसद की लोक लेखा समिति में कौन उपस्थित रहता है? तो वह व्यक्ति भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक होते हैं, जो लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो 148 और 149 ये दोनों पढ़ के आए थे, ठीक है। 148 ऊपर पढ़ा था, 149 यहाँ है। चलिए 41 भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। किसका मित्र और मार्गदर्शक होता है? तो लेखा समिति, लोक लेखा समिति का बहुत हेल्प करता है। लोक लेखा समिति की कार्रवाई की मध्यस्थता पैक करते हैं, इस प्रकार वे इस समिति के मित्र और मार्गदर्शक होते हैं, ठीक है। प्राक्कलन समिति के नहीं होते, ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति देकर फंसाएगा। 42 किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रखा गया? तो 1976 में ये ब्रेक डाउन किया गया था, ठीक है। अब तो नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है। पृथक वाला याद कर लो, 1976 कैसे याद करोगे? यहाँ भी 1976 जिस समय इमरजेंसी लगाई गई थी, इमरजेंसी के समय 1976 में वैसे भी बहुत कुछ हुआ है। आप जानते हैं 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसे लघु संविधान भी बोलते हैं। तो 1976 में बहुत कुछ हुआ था, इम्पोर्टेंट है। राज्यों के वित्तीय लेखा का परीक्षण कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव। तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ही इसका वित्तीय लेखों की समीक्षा का कार्य किया जाता है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? तो लोक निधि का अभिभावक कैग साहब को, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहते हैं। 46 सीएजी कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं? नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त के संरक्षक, या सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में। तो लोक वित्त से संबंधित, रुपया पैसा से संबंधित चीजें इन्हें देखनी है। और ये भी ध्यान रखना, मैंने जो इतनी देर से बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था। क्या कहा था? नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्विस सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, सबसे महत्वपूर्ण। 47 गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के कौन से? तो 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं। ये बने थे तभी क्वेश्चन पूछा गया था। वर्तमान में कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करिए। 48 अधिकारी संस्थान, कौन अधिकारी संस्थान में होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति में टैग होने चाहिए। पहले तो ए का 3 देखते हैं, सही है क्या? हाँ, ए का 3 सही है, हमें आंसर मिल गया। देखो बी का 1 मैंने बता दिया। सी का 4 महाधिवक्ता कहाँ बैठेंगे? उच्चतम न्यायालय में। महान्यायवादी लोकसभा ही बचा, बाकी तो कोई बचा नहीं, तो उनको वहां बिठा देते हैं, ठीक है। हालांकि महान्यायवादी जो है वह, यहाँ देखो महाधिवक्ता लिखा था, महान्यायवादी ही होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है दया। प्रश्न में भारत का महाधिवक्ता उल्लेखित है, जो कि गलत है। वही, हाँ, महाधिवक्ता तो राज्य स्तर का होता है, जबकि संघ स्तर का महान्यायवादी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप था, गलत पूछा ही गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत पर सर्किल मारते रहिए। लोक वित्त सरकार के वित्तीय कार्यकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन इसके अंतर्गत आते हैं। लोक वित्त, ठीक, पब्लिक फाइनेंस। चलिए वरीयता अनुक्रम के 2 4 10 क्वेश्चन है, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सबसे पहले तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आने चाहिए, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य आने चाहिए, और फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आने चाहिए, और फिर मंत्रिमंडल सचिव आने चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सबसे ऊपर, फिर संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और फिर मंत्रिमंडल सचिव। सेकंड, भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो ऊपर
लोकसभा अध्यक्ष आएगा, भारत का महान्यायवादी, चीफ ऑफ स्टाफ या भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति जो हैं वह मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ही आएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्रम, याद रखिएगा। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, और फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं 5वें नंबर पे। फिर उप प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है। उप प्रधानमंत्री का नंबर राज्यपाल के भी बाद है, अपने राज्य में राज्यपाल चौथे नंबर पे आएगा, ठीक है। भूतपूर्व राष्ट्रपति के साथ ही उप प्रधानमंत्री को रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष है क्रमांक 6 पर, ये भी ध्यान रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष सेम जगह पर बैठे हैं। भारतीय न्यायाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में सबसे पहले कौन आएगा? उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो अपने राज्य में राज्यपाल पहले आएंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति बाद को आएंगे। 4, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन पहले आता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त सबसे पहले आएंगे कि नहीं? उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि इसमें कई ऐसे हैं जो एक ही साथ बैठे हुए हैं। कौन कौन से? तो देखो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में समान 9 में रखा गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं, ये भी है। ये तीनों एक साथ बैठे हुए हैं एक कुर्सी पे। ये कुर्सी है 3 वाली, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये ना कोई इनसे ऊपर है ना नीचे है, ये बराबरी में है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? रक्षा सचिव, गृह सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, दिल्ली का उपराज्यपाल। तो मंत्रिमंडल सचिव जो होता है वह सबसे ऊपर का पद होता है, सचिवालय का प्रमुख होता है मंत्रिमंडल सचिवालय का, देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। यहीं तक जाने का प्रयास सब सिविल सेवक करते हैं, जितने डीएमएसपी बनते हैं उनका जो अंतिम लक्ष्य है वह यहाँ पहुंचना है, मंत्रिमंडल सचिव बनना होता है। तो बहुत रेयर लोग बन पाते हैं, बहुत कम एज में आप आईएएस बन जाएं और फिर सभी सरकारों के साथ आपके अच्छे संबंध बने रहें, तब आप वहां तक की यात्रा तय करेंगे। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? शासकीय अधिकारी, राज्यपाल, सॉरी उपराज्यपाल दिल्ली का, या भारत का रक्षा सचिव, भारत का मंत्रिमंडल। तो अभी पढ़ के आए, भारत के मंत्रिमंडल सचिव को हम ऊपर रखेंगे सबसे। यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, देखो थोड़ा बहुत चेंज करके बस। पहला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 18 वर्ष तो चुनाव में वोट देने का अधिकार, 21 वर्ष पंचायतों में जो चुनाव लड़ने का अधिकार, और 25 वर्ष है जो लोकसभा के निर्वाचित होने की न्यूनतम उम्र है। राज्यसभा में ये 30 वर्ष है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स होनी चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ठीक है। फिर वही लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यस। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, यस। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, बिल्कुल नहीं। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, यस। आंसर कौन सा गलत है? सी वाला गलत है, इसीलिए आंसर सी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलत ही उसने पूछा, ठीक है। 5 नंबर, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र की बात हो रही है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो आंसर इसका सी वाला सही है। भारत का नागरिक हो और उसका किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। 6 नंबर, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित?
जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल? तो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित हैं, गरीबी और भाषा तो नहीं ही होगा इसमें। मतलब कितने लोगों पर एक सांसद होगा, कितने लोगों पर एक विधायक होगा, तो जनसंख्या के आधार पर चीजें हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के अनुसार होगा? 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग चीजें चल रही थी। 8 नंबर, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो उस समय 1971 की बातें चल रही थी, पुराना क्वेश्चन है। 9 नंबर, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। किस वर्ष तक यथावत रहने की बात कही गई थी? तो 2026 तक यथावत रहने की बात कही गई थी। ये 2001 में 84वां 84th अमेंडमेंट आया था, उसमें ये बात कहा गया था। ठीक है। 10th, 84वें संविधान संशोधन 2026 तक दी गई थी। वही क्वेश्चन जो अभी पढ़ के आए हैं। हाँ, ये थोड़ा-सा बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो अधिकतम संख्या की अगर बात करें, तो इनमें से कोई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व जो होता था, 2 व्यक्तियों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व होता था, उसको हटा दिया गया है। तो पहले तो 552 थी, वर्तमान में अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। तो अभी अगर आपसे पूछा जाएगा लोकसभा में, तो 550 लिख कर आएँगे। ठीक है? ये तो देख ही लेते हैं, चलो। निम्न सांविधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां और 31वां ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, इतना याद रखिएगा। 13, किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो अभी देख कर आए थे, 31वां संविधान संशोधन उसमें था, 1973 में हुआ था। 40, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई वह कितनी है? तो 550 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 550 है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान तो 543 थी। ठीक है, 543। वर्तमान बदलती रहती है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये 20 हो सकता है, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, 20 संख्या हो सकती है। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव हुए। कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? तो 20 निकाल दो, कितना बचा? अगर हम 543 से 20 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 23 बचेगा। 525 कह सकते हैं, 530, सॉरी, 530, क्योंकि हो सकता है उससे कम लोग चुने गए हों। 530 इसमें निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे। याद रखिएगा, ऐसा जो वर्तमान में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो याद रखना पड़ता है, बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 20 अभी हम देख कर आए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान 330 में दिया गया है, 330 में, ये भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 20, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ऐसा कहाँ है जहाँ आरक्षित नहीं है? अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल और तमिलनाडु में आरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ अनुसूचित जनजाति ना पाई जाती हो शायद। ठीक है। ठीक है। 21, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो ए और बी दोनों है, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है। समय समय के अनुसार बदलते रहते हैं, तो आप करंट से भी पढ़ते रहिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है?
अनुसूचित जाति अगर पूछी जाएगी तो 84 होगी और अनुसूचित जनजाति अगर पूछी जाएगी तो 47 होगी। दोनों याद रखिएगा। अनुसूचित जाति लोकसभा में कुल सीटें 84, अनुसूचित जनजाति 47। 23 यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 है तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी। तो ये अजीब टाइप का क्वेश्चन था। देखो आरओ वाले उठा के पूछ देते हैं। 2014 में काफी क्वेश्चन आईएएस वाले पूछे गए। ये पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, इतना हम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 24 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित सीटें सर्वाधिक कहाँ होंगी? बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं जनजातियों से रिलेटेड। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश बिहार में 4-4 हैं। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। उत्तर प्रदेश बिहार में 0 है क्योंकि यहाँ जनजातियां बहुत ही कम पाई जाती हैं। गुजरात में ऐसी सीटें 4 हैं जबकि मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं। यानी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो अभी देख कर आए मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अगर छत्तीसगढ़ अलग ना हुआ होता तब तो और ज्यादा संख्या होती। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने के लिए शक्ति किसे मिली हुई है? तो भारत के राष्ट्रपति को शक्ति मिली हुई थी। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति की राय से लोकसभा में प्रतिनिधित्व अगर पर्याप्त नहीं था तो उसको मिलता था। ठीक है, दो 2019 द्वारा खत्म कर दिया गया इसलिए स्टार लगा हुआ है वहां पे। 27 आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है छोड़ छोड़ ये नहीं आएगा क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं 29 लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। ये सबसे उपयुक्त आंसर होना चाहिए। अगर पहले भंग करना है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। ठीक है, 30 लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर अगर देखें तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लिख सकते हैं या तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लिख सकते हैं, दोनों सही हो गए। या तो मंत्रिपरिषद की सलाह लिखी होगी या प्रधानमंत्री की सलाह लिखी होगी, दोनों सही है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। यस, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 3 सत्रों का करता है या 2 सत्रों का? एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जबकि संसद का चलना आवश्यक है। तो सी वाला आंसर सही है, 103। दूसरा, जो कि 3 सत्र नहीं 2 सत्रों की बात की जाती है, गैप 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है लेकिन संसद चलना आवश्यक है, या तो बात कही गई है। 32 लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है छत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या स्थगन द्वारा? उपयुक्त में से सभी के द्वारा। तो स्थगन द्वारा भी समाप्त होती है, विघटन द्वारा भी, और छत्रावसान के द्वारा भी समाप्त होती है। तो याद ये रखना, स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, छत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। 85 अनुच्छेद। 33 निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए अधिकृत है? तो अवसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ऊपर पढ़ा सत्र अवसान का मतलब सत्र अवसान। तो अवसान लिखे या सत्रावसान लिखे या सत्र और अवसान अलग लिखे, दोनों की बात तीनों की बात एक ही है। अवसान, सत्रावसान या सत्रावसान। ठीक है, स्थगन कौन करता है? स्थगन करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, ऐसा थोड़ी है। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के अनुसार एक बार में 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो सी वाला सही है। ठीक है,
अगर आपातकाल लगा है तो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है एक बार में। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए? तो वर्ष में 2 सत्र अवश्य बुलाए जाने चाहिए, 85 1 के अनुसार। 85 अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10, ठीक है, 1/10 लोगों का कोरम होता है, तभी सत्र शुरू होता है, तभी मीटिंग शुरू होती है। 38 लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति का मतलब 1/10, ठीक है, 1/10 लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। 39 कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका उत्तर वही है जो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा भेजता है 80, और राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा भेजता है 31। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। बिहार की 40 याद रखिएगा। लोकसभा की सदस्य संख्या मध्य प्रदेश की 29 और पश्चिम बंगाल की 42 याद रखिएगा। 40 भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। फिर वही जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पे है? तो प्रथम पे तो उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। यहाँ पे महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल कहीं नहीं दिए गए हैं। यहाँ बिहार है, यहाँ मध्य प्रदेश है, बिहार है, तो क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं। याद कर लो, प्रथम पे उत्तर प्रदेश, द्वितीय पे है महाराष्ट्र, 48 सीटें। ऐसे ही मिलान करने को दे देगा, ठीक है, फिर वहां गरबा करने लगना। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल 42, बिहार में 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29। तो चीजें याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश। 42 उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटें महाराष्ट्र के पास हैं। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? तो ये राजस्थान का क्वेश्चन था, 25 राजस्थान वालों ने पूछा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? बकवास क्वेश्चन है, इतना पढ़ के जाओगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पे देख लो किसका किसका है, हम तो भाई पढ़ते नहीं है और ना हम सलाह देंगे कि रट के जाओ। हाँ, वहाँ इतना याद कर लो, अगर रट जाए तो ठीक है, वरना ठीक है, इतना कठिन क्वेश्चन कौन करेगा भाई। हाँ, यहाँ तुम दिमाग लगा सकते हो। लोकसभा में स्थान कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पश्चिम बंगाल 42 था, इसके बाद बिहार की 40 थी, ठीक है। तो अगर बिहार की 40 थी और आंध्र प्रदेश का अगर 42 होता तो हमें आंध्र प्रदेश पढ़ाया नहीं जाता। अगर आपको आंध्र प्रदेश नहीं पढ़ाया गया और बिहार पढ़ाया गया तो बिहार में तो 40 है, यानी आंध्र प्रदेश में बिहार से कम सीटें होंगी, ठीक है। असम और पंजाब में क्या 13-13 है? तो असम में 14 है, पंजाब में 13 है, तो असम भी गलत है, ठीक है। हो सकता है आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना के साथ हो तब इसकी इतनी सीटें हों। क्वेश्चन पूछा गया 1997 में, हो सकता है ये क्वेश्चन तब पूछा गया हो जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना साथ में हो। 47 तो हमें पता है पश्चिम बंगाल की सीटें कितनी है, 42 है। महाराष्ट्र की भी पता है 48 है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की 48, ए का थर्ड है, ए का थर्ड, टी का 5, ए थर्ड, टी 5, ए का थर्ड और डी का 5। अरे वाह, दोनों जगह देखो सेम दिए गए हैं, और यहाँ तो पहले ही मिला हुआ है। बी का 4 तो होगा ही होगा, बी का 4, बी का 4 छत्तीसगढ़ में 11 है। हमें ये पता था तमिलनाडु भी आसपास ही था, तमिलनाडु में हम लगाएंगे 39, आंध्र प्रदेश में लगाएंगे 25। पहले का सी, पहले का सी, पहले का सी, सी, और ये तो आंसर होना चाहिए डी वाला, आंसर डी वाला होना चाहिए। यस, देखो मुझे कुछ चीजें पता थी, कुछ नहीं पता थी, उसके बेसिस पे मैंने आंसर लगा दिया। तो ऐसे भी चीजें सही करी जा सकती हैं। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? किसकी केवल एक सीट होगी? तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, चंडीगढ़ सिक्किम मिजोरम या गोवा मेघालय नागालैंड। तो वही चंडीगढ़ सिक्किम मिजोरम। चंडीगढ़ सिक्किम मिजोरम नागालैंड पुडुचेरी में लोकसभा की मात्र एक एक सीट है। तो सीटें अगर याद हो जाएं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है।
तो एक एक सीट कहाँ है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, इन सभी जगह एक एक सीट है। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश में दो दो सीटें हैं। ठीक है, और दादर और नगर हवेली, दमन दीव आपस में विलय कर दिया गया है, इसलिए उनका दो सीटें हो गई। 49 निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के दो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो अभी देख कर आए थे इनमें से त्रिपुरा। ठीक है। 50 कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? सर्वाधिक बड़ा तो मेरे हिसाब से तो लद्दाख होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर कच्छ होगा। नहीं, लद्दाख ही है। तो लद्दाख सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लद्दाख है सबसे बड़ा क्षेत्र, फिर बाड़मेर है और फिर कच्छ आता है, फिर अरुणाचल पूर्व होता है, फिर अरुणाचल पश्चिम है। ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो दिल्ली है, दिल्ली का चांदनी चौक, दिल्ली का चांदनी चौक वाला इलाका। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय कितनी है सीमा? तो अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए थी, जो कि अब बढ़ाकर अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 40 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ क्या पूछा गया है? लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि कितनी है? तो सामान्य वर्ग के लिए है 25,000, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 12,500। विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग 10,000 और अनुसूचित जाति जनजाति 5,000। 54 लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब खो देता है? यदि उसे कितना वोट नहीं मिले? तो इसका आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 1/6 होता है। अगर आपने 1/6 वैध मतों का नहीं प्राप्त किया है तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। 55 लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहला आम चुनाव जो था वह 1952 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव 1951 से 52 तक चला। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ। पहला अधिवेशन लोकसभा का 13 मई 1952 को हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 1951 तो दिया नहीं, तो आंसर 52 ही होना चाहिए। इस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था, और क्यों था? अभी हम लोगों ने देखा क्योंकि आपातकाल के समय बढ़ाया जा सकता था। 5वीं लोकसभा थी, 6 वर्ष उसका कार्यकाल था, जो कि 1971 से 77 तक चला था। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? तो 9वीं लोकसभा भंग की गई थी मार्च 1991। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। 52वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन तो 1997 में पूछा गया, तो 98 वाला था। कहोगे 97 में कैसे पूछ लिया गया? पहले ही पूछ लिया गया? नहीं, कई बार चुनाव कई बार जो परीक्षाएं हैं वह लेट होती हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो अधिकतर प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। ये ध्यान रखना, यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है, लोकसभा का जो सदस्य हो। तभी मैंने बोला अधिकतर प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अगर वह राज्यसभा के सदस्य हैं तो वह राज्यसभा के सदन के नेता होंगे, लोकसभा में किसी और को बनाया जाएगा। 60 लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। बिल्कुल नहीं अनिवार्य है, वरना कोई भी चुनाव सही से हो ही नहीं पाएगा। बहुत रेयर हैं सांसद विधायक जिनको 50% वोट तो मिलते हों। ठीक है, वरना किसी को 40%, किसी को 42%। दूसरा, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। संविधान में लिखा है क्या ऐसा? तो नहीं, संविधान में तो नहीं लिखा है। तो ना तो एक ना तो दो। लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं, लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद, ये परंपरा चल गई है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ से रहेगा और उपाध्यक्ष विपक्ष से रहेगा, लेकिन कोई संविधान में ऐसा उपबंध नहीं है। 61 भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित, चयनित या नियुक्त किया जाता है?
चयनित किया जाता है। जो 500 प्लस लोग बैठे होते हैं ना लोकसभा में, उनमें से एक व्यक्ति को चयन किया जाता है कि इसको बना दो। ठीक है, अनुच्छेद 93 में यथाशीघ्र अपने 2 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष को चुनना है। ये परंपरा चल गई है कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष से होगा और उपाध्यक्ष विपक्ष से होगा, इसीलिए उपाध्यक्ष का चयन ही नहीं है करती है कई लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्य द्वारा, नहीं, लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। 63 निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह संसद जब बना था तो उसने शपथ ले ली थी। ठीक है, 64 निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर साहब को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जब सदस्य बने थे तब शपथ ले लिए थे। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपेगा। 94 अनुच्छेद या ध्यान रखिएगा। 67 लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो बी वाला सही है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना उसे दे दी गई हो। 68 लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। दोनों सदनों से कोई मतलब नहीं। लोकसभा प्रधानमंत्री इस प्रकार निर्णय ले लें, प्रधानमंत्री की संतुष्टि, बी वाला सही है, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करते, बाकी तो गलत। ये ऊपर भी देख कर आए थे, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो अभी देख कर आए थे, कोई दिक्कत नहीं, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से। यहाँ 2/3 बहुमत नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, 2/3 नहीं लिखा है। 71 बढ़िया क्वेश्चन है आईएएस का। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, नहीं। जैसे पहला गलत, ये गलत, ये गलत। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ेगा। केवल 3 सही होगा। ठीक है, पहला दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि संसद के सदस्यों में से ही कोई लोकसभा अध्यक्ष बनता है। अगर संसद सदस्य ही नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष बनेगा कैसे? अब आते हैं प्रोटेम स्पीकर नाम का एक पद होता है। प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य होता है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य है सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर वह होता है जो नई संसद के लोग चुनकर आते हैं, तब एक व्यक्ति ऐसा चुनना पड़ता है जिनके द्वारा सबको शपथ दिलाई जाए। तो वह नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व कोई वरिष्ठतम सदस्य होता है, उसे प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है और वह सबको शपथ दिलाता है। उसके बाद जब सब शपथ ले लेते हैं तो स्पीकर का चुनाव करते हैं कि कौन स्पीकर बनेगा। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त करते हैं? तो वरिष्ठतम नवनिर्वाचित जो लोकसभा है उसका नवनिर्वाचित लोकसभा का वरिष्ठतम व्यक्ति जो है, जिसकी बात सब माने, इज्जत करें। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं तब जब वोट बराबर हो जाए। तो जो भी उस अध्यक्षीय कुर्सी पे बैठा है, मान लो यहाँ पे कुर्सी सब पड़ी है, यहाँ पे जो भी बैठा है वह अपना वोट तब देगा जब बराबर हो जाएंगे वोट, वरना वह अपना वोट नहीं देगा। कोई दिक्कत ही नहीं। एक तरफ 49 है, एक तरफ 50 है, 50 वाले जीत गए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसे वोट दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो तो दोनों तरफ 49 है, अब कौन जीता? तो ये बैठा हुआ व्यक्ति जिधर हाथ कर देगा वही जीत जाएगा। 75 संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? ये 100 नंबर याद रखिएगा। अगर 50-50 हो गए तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा, तो 50-50 मतलब 100, 50-50 हो गए। ठीक है, याद हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मावलंकर साहब प्रथम अध्यक्ष हुए थे। प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे जीवी
हाँ, जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा की। उपाध्यक्ष भी याद रखिएगा। तो एम अनंत सैनम अयंगर लोकसभा अध्यक्ष भी बने वह, ठीक है। तो पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष, उस समय उपाध्यक्ष कौन थे पूछा जा सकता है। 77 भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर साहब बनाए गए थे। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो वह जी.वी. मावलंकर ही थे। जे.बी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 1954 को लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, किसको नहीं पता होगा प्रथम महिला अध्यक्ष? प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी 2009 में चुनी गई थी, ठीक है। 80 नंबर लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो उस समय जब 1999 में पूछा गया था तो इनमें से कोई नहीं। हालांकि उस समय क्वेश्चन जब पूछा गया था तब का आंसर देना था, अब कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, क्या लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं? हाँ, मत बराबरी अवस्था में मतदान कर सकते हैं। सबसे बढ़िया एक आंसर यही है, क्योंकि उस कुर्सी पे जो भी बैठेगा वह अपना निर्णायक मत देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए पहले ही एक लाइन बोल दी कि उस कुर्सी पे जो भी बोल बैठेगा वह अपना निर्णायक मत देगा, अगर मत बराबर हो गए तो। निम्नलिखित में से कौन जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ये बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष तो ये थे P.A. संगमा। तो हम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे 1995 और 1996 में लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। 83 लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय किसके अंतर्गत आता है? तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। 84 लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। देखो, पीसीएस 1997 में पूछा गया और उत्तराखंड पीसीएस ने 2012 में उठा लिया। क्यों मेहनत करें भाई हम, सही बात है। 85 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है, अधिकतम महिला। राजस्थान का क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अब तो नहीं आएगा। 86 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी थी क्या? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। लोकसभा में यदि किसी दल का न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। तो 75 की बात नहीं है, गया गया गया, आंसर आ गया बी, पहला भी गया। क्यों? क्योंकि 75 नहीं होने चाहिए, बल्कि ये 10% बात होती है शायद। हाँ, 10%, मैंने जो बोला 10% बात होती है, ठीक है। बी वाला आंसर सही है। पढ़ लेते हैं। जो दूसरे स्थान पर रही थी पार्टी पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, सीपीआई विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था उस समय, ठीक। और 1969 में ये पहली बार हुआ नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। राम सुभग सिंह को चुना गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, राज्यसभा के कुछ क्वेश्चन है, लोकसभा से कम ही है, कंप्लीट ही कर लेते हैं। पहला, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? निश्चित सदस्य संख्या पूछी जाएगी तो हम कितना लगाएंगे? 250। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, नहीं 250 सदस्य, तो यहीं से आंसर सही हो गया, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्य के लिए बराबर नहीं, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, क्षेत्रफल, हाँ जनसंख्या के अनुपात में हम देते हैं। अभी पिछले क्वेश्चंस में भी हम देख कर आए थे, जहाँ की जनसंख्या ज्यादा वहाँ की सीट ज्यादा। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये दिल्ली का प्रतिनिधित्व नहीं है राज्यसभा में, है ना। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तीसरा तो पहले ही गलत हो गया, तीसरा गलत, तीसरा गलत, तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि पहला तो गलत ही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी गलत है, क्योंकि वहां पर न्यायपालिका आएगी, ना कि मुख्य निर्वाचन आयोग। क्योंकि दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर सब जगह से सीटें हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से सीटें होती हैं।
राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभाओं द्वारा, विधान परिषदों द्वारा, दोनों के द्वारा, या नगर पालिका के सदस्यों, ग्राम पंचायतों द्वारा। तो इसका आंसर है ए, कि राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं और किसी के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा सही है? क्या भंग नहीं की जा सकती? बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है? बिल्कुल सही है। सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होने चाहिए? बिल्कुल गलत है, क्योंकि 30 वर्ष की आयु के होने चाहिए। 1 और 3 कहीं दिख रहा है? यस, 1 और 3 दिख रहा है, और हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ते हुए आपको समझना है और आगे बढ़ते रहना है। 7 नंबर, कथन कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो आंसर इसका होगा ए। व्याख्या भी करता है और सही भी है। 8 नंबर, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं? बिल्कुल सही है। यही सही मिल गया तो आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं? आजीवन तो नहीं होते हैं। विघटित नहीं किया जा सकता? यस। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश लेते हैं? यस। तो आंसर होना चाहिए इसका डी वाला। ठीक है, रुको जरा, ई क्यों आंसर है? राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए सही है। ठीक है, इसको स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि विघटित नहीं किया जा सकता। बाकी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी आवश्यक है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है? नहीं, राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। हाँ, क्योंकि राज्यसभा समाप्त नहीं होती, प्रत्येक 6 वर्ष में सदस्य सदस्य जो सदस्य है उसका कार्यकाल समाप्त होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को प्राप्त नहीं है। ठीक है, किसी को प्राप्त नहीं है, भंग कोई नहीं कर सकता राज्यसभा को। 14, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता? यस, बिल्कुल नहीं होता। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं? पहले ही सही है, सही पूछा है ना, पहले ही सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा कैसे भंग होती है? कैसे भी भंग नहीं होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ना इससे ना इससे ना इससे, कैसे भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है। 17, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? 52 व्यक्तियों को नहीं, 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से। किसी नेता को अगर करना हो तो समाज सेवा के नाम पर मनोनीत कर देते हैं। ठीक है, समाज सेवा के नाम पर कई लोगों को मनोनीत किया गया है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। क्या उस राज्य की सूची में या भारत की किसी भी सूची में होना चाहिए? राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी। 1 और 3 सही है। क्यों? क्योंकि दूसरा क्यों गलत है मैंने पहले ही बता दिया। उस राज्य में हो ना हो, पूरे भारत के किसी भी मतदाता के रूप में वह पंजीकृत होना चाहिए। 20 नंबर, नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे ना, फलाना गुजरात का व्यक्ति है, उसे यूपी से राज्यसभा मनोनीत कर दिया गया, या कोई महाराष्ट्र का है उसे केरल से मनोनीत कर दिया, ऐसी चीजें होती हैं। मनोनीत नहीं, निर्वाचित कहेंगे, लेकिन वह भाजपा के अगर इतने सांसद हैं तो वह सांसद उतनी के पक्ष में होते हैं, तो वह बात वही होती है कि भाजपा ने इनको राज्यसभा सांसद बना दिया, तो वो उन्हीं को वोट देंगे, तो होता निर्वाचित ही है। लेकिन प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, बहुत बढ़िया योगदान था। बताओ, नरगिस दत्त, कितना योगदान रहा होगा इनका। ठीक है,
और भी सचिन तेंदुलकर, रेखा साहब, सचिन तेंदुलकर साहब, रेखा मैडम, हो जाता है बोलने में कभी-कभी। तो इन लोगों का भी क्या ही योगदान रहा है देश को आगे बढ़ाने में, थोड़ा बताएँ? कितनी बार संसद में आए, कितनी बार? इससे बढ़िया तो इतने बढ़िया-बढ़िया अध्यापक हैं, उन्हें भेज दो, कुछ तो बेहतर करेंगे। निम्नलिखित में से मेरा न सचिन तेंदुलकर से कोई लेना-देना, ना रेखा से, दोनों अपना बढ़िया हैं, बहुत फैन फॉलोइंग है, लेकिन देश के लिए राज्यसभा में उन्होंने क्या किया? कितने मुद्दे उठाए, कितने गरीबों के लिए बात की। तो जो व्यक्ति जहाँ है कि अगर सचिन तेंदुलकर साहब को कुछ देना है तो उन्हें क्रिकेट में योगदान देने को कहो, उन्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाओ, उन्हें बीसीसीआई में काम करवाओ, या जो भी रेखा को मॉडलिंग वगैरह में कुछ देश को आगे बढ़ाने में काम दिलाओ। मतलब हम पढ़ा रहे हैं और हमें तुम कह दो भैया ऐसा है, जाओ तुम क्रिकेट सिखाओ जाके, मतलब हद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। राज्यसभा को उपस्थित मत देने वाले राज्य सूची के विषय की बात कर रहा है। राज्यसभा को उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में केवल विधि विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। तो डी वाला आंसर सही है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ढंग से पढ़ लीजिएगा। 23 राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प कौन पारित करते हैं? तो राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर ले। हम ये बताना चाहते हैं, यहाँ देखो इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन का आंसर था, तो आंसर कहाँ मिला? लास्ट में। यहाँ भी इतना सब लिखा था, 2 मिनट तो पढ़ने में चले जाते, कहाँ मिला? लास्ट में। तो आप पहले बड़े क्वेश्चन में नीचे से भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है आंसर नीचे वाले में हो, तो आपका समय बच जाएगा। कुछ में ही होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है? 249 या 249 शक्ति देता है। 25 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं होती है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा तो हो सकती है साहब, तीसरा गलत है। बाकी दोनों मैंने टिक कर ही दिए, पहले तो सही है, तीसरा गलत है। चर्चा तो हो ही सकती है, मतदान नहीं हो सकता है। 26 किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा किसी सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है, तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। कारण ये है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इसका आंसर बी सही होगा, ये गलत है, आर सही है। पेश नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं होता है? तो धन विधेयक की बात की जाती है, धन विधेयक पहले लोकसभा में ही आता है। 28 राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होता है? लोकसभा माने या न माने, लोकसभा राष्ट्रीय की अनुशंसा को स्वीकार करके अस्वीकार करके आगे कार्रवाई कर सकती है। तो स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। हमें कितने पढ़ने हैं अभी? हमें 55 तक चलना है, ठीक है। तो धैर्य बनाए रखिए, खत्म ही करते हैं आज। और 29 पे आ ही गए, 5-10 मिनट की कहानी हो रहा है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप प्राप्त करती हैं? तो लोकसभा को कहाँ ज्यादा है? तो धन विधेयक में यस ज्यादा है। धन विधेयक के निरस्तीकरण संशोधन में है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में। अखिल भारतीय वाला कट कर दो और बी वाला सही कर दो, ठीक है। अखिल भारतीय तो राज्यसभा लोकसभा दोनों आ जाएंगे ना। ऐसे क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है, इस बार भी किसी एग्जाम्स में पूछा गया था ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय में लोकसभा राज्यसभा को लोकसभा को ज्यादा शक्तियां नहीं प्राप्त है। निम्नलिखित विशेषाधिकार में कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त किए गए हैं? राज्य सरकार को क्या मिला है? तो संसद को राज्य सूची में नियम बनाने, एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा।
31 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है? तो 249 अभी देख कर आते हैं। आर्टिकल 249 बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, अभी बार बार पढ़ के आ रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ये पॉइंट अभी भी पूछा गया है हाल फिलहाल के एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति में आता है? तो वही नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अब समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है। 34 राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में? समान पूछा गया है। सरकार को हटाने नहीं, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन में दोनों की समान शक्तियां हैं। सरकार को लोकसभा ही हटाएगी, राज्यसभा नहीं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। संसद भंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। राष्ट्र शासन लागू होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा। लोकसभा में अगर ऐसा हो जाए तो त्याग पत्र देना पड़ेगा। 36 निम्नलिखित कथनों में से कौन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो चौथी अनुसूची में क्या लिखा है? सिंपल सी बात है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन लिखा है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन लिखा है। 37 पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? समान प्रतिनिधित्व, समान राज्यसभा में सीटें पता हो तो आप बता दोगे समान किसको प्राप्त है। आइए देखते हैं कुछ सीटें। आंध्र प्रदेश की राज्यसभा में 11 सीटें हैं, तेलंगाना की 7 सीटें हैं, तमिलनाडु की 18 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 19 सीटें हैं, गुजरात की 11, राजस्थान की 10। ठीक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। आंध्र प्रदेश नीचे, गुजरात वहाँ, मध्य प्रदेश वहाँ, 11 सीटें हैं। उड़ीसा, राजस्थान इधर एक, एक उधर, राजस्थान उड़ीसा दोनों अपोजिट साइड में है, 10 सीटें। बिहार पश्चिम बंगाल पास पास में है, 16 सीटें। छत्तीसगढ़ हरियाणा दोनों में 5 सीटें, एक एमपी के इधर वाला, एक एमपी के उधर वाला। पंजाब असम तेलंगाना में 7 सीटें। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 3 सीटें। उत्तराखंड हिमाचल दिल्ली तीनों पास पास में है, ऐसा कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा 1 सीट। तो इसमें 7 सिस्टर देखें तो एक अरुणाचल प्रदेश है, एक मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। असम कहाँ बैठा है? असम, असम यहाँ बैठा है। असम में 7 सीटें। तो 7 सिस्टर की बात करें तो असम के पास 7 सीटें हैं, बाकी सबके पास एक एक है। सिक्किम भी उसी में शामिल कर लो। ठीक है, तो 8 हो गई जो भाई बहन, 8 सिस्टर। तो 8 सिस्टर में असम के पास 7 सीटें हैं। असम के पास उतनी सीटें हैं जितनी सिस्टर हैं। तो असम 7 सिस्टर 7 सीटें हैं, उसको अलग कर दो। बाकी जो बचा उधर का मामला वो सब 1 सीट वाला है। 2 और याद कर लो, गोवा और पुडुचेरी, इनके पास एक एक सीट है। गोवा और पुडुचेरी छोटे छोटे हैं ही, तो गोवा पुडुचेरी में एक एक सीट है। सिंपल सी बात है। ठीक है, गोवा और पुडुचेरी। अब ये तीनों देख लो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, 3 3 सीटें हैं। 3 लोग 3 सीटें हैं। कौन कौन? ऊपर से उठाओ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। 3 लोग 3 सीटें ट्रायंगल बना रहे हैं चुपचाप। छत्तीसगढ़ हरियाणा, एक मध्य प्रदेश के इधर वाला, एक मध्य प्रदेश के उधर वाला, दोनों के पास 5 5 सीटें हैं। ठीक है, बिहार पश्चिम बंगाल पास पास में 16 सीटें। उड़ीसा राजस्थान, उड़ीसा इधर राजस्थान उधर, 10 10 सीटें हैं। मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र प्रदेश 11 सीटें हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया गया था? गुजरात राजस्थान, तो गुजरात और राजस्थान के पास नहीं सेम है, क्योंकि गुजरात के पास है 11 और राजस्थान के पास है 10। आंध्र और मराठा नहीं, हाँ, आंध्र और महाराष्ट्र, आंध्र और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पास 11 है, महाराष्ट्र के पास 19 है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास 18 है, आंध्र प्रदेश के पास 11 है, महाराष्ट्र तमिलनाडु 18 और 19, यानी कोई भी सही नहीं है। बाकी आप सीटें ये देख लो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो इतना कौन पड़ेगा? आंध्र प्रदेश पूर्व में 18 थे, क्योंकि बात जब अलग नहीं हुआ था तेलंगाना। मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, छोड़ो इसको। वर्तमान में कितनी किसके पास है पढ़ लेना, क्वेश्चन आ जाता है। नीचे कुछ राज्यों द्वारा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या दी गई है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महाराष्ट्र 19 था, पश्चिम बंगाल बिहार 16 था, तमिलनाडु 18 था, मध्य प्रदेश 16 नहीं था शायद, हाँ मध्य प्रदेश 16 नहीं था। ठीक है, 40। तो हमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल पता है 16 थे, आंध्र प्रदेश
पता है 11 थे शायद। पश्चिम बंगाल 16, तो यहाँ पे 2 जगह है। आंध्र प्रदेश के पास 19 थी, 18 थी। महाराष्ट्र के पास 19 थी। कर्नाटक के पास 12 थी। तो ए ही आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से तो। ठीक है। हालांकि वही गलत है, पहले पूछा गया था 2002 में, तो आंध्र प्रदेश के पास सीटें ज्यादा थी। ठीक है, अब तेलंगाना बन गया। तो आप वर्तमान में कितनी किसके पास है ये देख लेना। इसको भी मैं नहीं कराऊंगा, वर्तमान में किसके पास कितनी है ये देख लेना। इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। हाँ, यहाँ 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम तो हम बता लेंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो सबसे कम हिमाचल प्रदेश के पास है। क्यों? क्योंकि तीन तीन राज्य कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तीनों के पास 3 सीटें, 3-3 सीटें हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ के पास 5, हिमाचल के पास 3, झारखंड के पास 6, जम्मू कश्मीर के पास 4। 45 संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में होता है। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व संसद के दोनों सदनों में होता है। ठीक है। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दोनों क्षेत्रों में होता है, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली की 3, पुडुचेरी 1, कश्मीर की 4 राज्यसभा में है, और लोकसभा में भी 20 सदस्य ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। गलत। सभापति तो नहीं होता है, लेकिन उपसभापति उसी सदन का होता है। पहला गलत, पहला गलत। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। यस, ये आंसर आ सकता है, सॉरी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वर्तमान में उपराष्ट्रपति जी का चुनाव संपन्न हुआ है। बस कुछ क्वेश्चन और। बस। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति प्रधान अध्यक्ष होता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। 48 किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का सदस्य उसका अध्यक्ष जो है वह नहीं होता है। 49 राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? तो राज्यसभा के सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का सदस्य फिर वही भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के चेयरमैन फिर वही उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के वर्तमान सभापति, तो इस समय जो राज्यसभा के सभापति हैं, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इस समय सीपी राधा कृष्णन जी हैं। सीपी राधा कृष्णन जी। ठीक है। 54 राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, 1952 में। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। अंतिम क्वेश्चन के बाद विराम लेंगे। निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो मंत्री जो लोग होते हैं, ठीक है, वह राज्यसभा के अगर सदस्य हैं तो लोकसभा में पार्टिसिपेट करेंगे, और लोकसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके आगे की कार्यवाही हम कल करेंगे। जय हिंद।